वेब टेक के सिटी हॉल में आपका स्वागत है। हम लगातार इस हॉल में चर्चा करते हैं कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ने के लिए राह दिखाई जाए। इन दिनों नया सेशन शुरू हो गया है और युवा अपने लिए करियर की तलाश में घरों से निकल पड़े हैं। कुछ युवाओं की बचपन से ही रुचि कला और थिएटर के प्रति होती है। ऐसे ही युवाओं के लिए आज का ये शो है, जिसमें हमारे साथ थिएटर के 5 महारथी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप थिएटर में एक बेहतर कैरियर का चुनाव कर सकते हैं और इस कैरियर से न केवल आपको बेहतर आमदनी बल्कि एक दिली सुकून भी प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं रविशंकर भारती हैं, जो सीधी से हैं, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं और थिएटर में क्राफ्ट और सेट से जुड़ी कला में वो माहिर हैं। हमारे साथ दिल्ली से अनुराग दास माथुर हैं, जो दिल्ली के जज्बा थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। साथ ही नुक्कड़ नाटकों में इन्हें महारत हासिल है। माना जाता है कि दिल्ली में जितने भी नुक्कड़ नाटक से जुड़े शो होते हैं, अक्सर उन्हें जज बनने का मौका यहाँ मिलता है। विकास बाहरी हैं, जो कि प्रिज्म थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर हैं। साथ ही मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं और पिछले साल भी छतरपुर आए थे, जब यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था। विजय तिवारी है रीवा से, जो कि एमपीएसडी से पास आउट हैं। साथ ही एक्टिंग के विषय में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि वो खुद अच्छे एक्टर हैं। और देवेंद्र अहिरवार हैं हमारे साथ, जो कि छतरपुर से ही हैं, आपके जाने माने चेहरे हैं और पहले भी छतरपुर में कई नाटकों के जरिए हम उनका डायरेक्शन, उनके गीत, उनके संगीत की समझ को देख और सुन पाए हैं। तो आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग, मैं आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा इन लोगों से सीनियर भी हैं, दिल्ली में काफी समय से काम कर रहे हैं, तो युवाओं को सीधे सीधे आपसे जोड़ना चाह रहा हूँ। नया सेशन शुरू हो गया एडमिशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए लोग प्रयास करने लगे हैं। बचपन से एक तड़प होती है, क्योंकि सिनेमा तो हर इंसान की जिंदगी में रचा बसा हुआ है, कला वो चारों तरफ देखता है, लेकिन कई बार सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो इस तरफ नहीं जा पाता। ऐसे युवाओं को एक प्री स्पीच आपकी क्या होगी? देखिए, कैसे इस लाइन में आए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि करियर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर युवा पीढ़ी जो है वो थिएटर को कभी भी एज अ करियर नहीं देख पाई है, और ये इसमें हमारे समाज की, हमारी सरकार की कहीं ना कहीं कमी रही है कि हम उनको ये प्लेटफॉर्म करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं। लेकिन मैं आज के हमारे यूथ को ये कहूँगा कि अब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं थिएटर में। अब थिएटर की फील्ड में इतनी सारी सब फील्ड्स बन गई हैं। आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप एक्टिंग में जा सकते हैं, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग है, मेकअप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि इस फील्ड में आगे आएँ। इस फील्ड को एक्चुअली यूथ की ज़रूरत है, और अब पहले जैसा वो नहीं रहा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं या करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अगर दिल्ली की आप बात लें तो दिल्ली में अब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट ग्रुप्स भी अब काफ़ी बढ़ गए हैं, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे वेंचर्स शुरू हुए हैं, जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक वेंचर शुरू हुआ है, जो थिएटर आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से कई वेंचर शुरू हुए हैं। तो मैं थिएटर की यूथ से ये गुजारिश करूँगा कि ज़रूर इस फील्ड में बिल्कुल हिचकिचाएं ना। थोड़ा सा उनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए कि थिएटर में कोई सिर्फ कला के जरिए नहीं, बल्कि थोड़ा सा पढ़ लिख कर भी आना चाहता है, इसकी एजुकेशन गेन करने के लिए कहाँ संभावनाएं हैं? जी, हमारे जैसे कई जगह हमारे एमए इन थिएटर है, हमारे पास चंडीगढ़ में एमए इन थिएटर है, ऐसे कई और जगह पर हमारे पास एमए इन थिएटर है। अभी हाल फिलहाल में बात चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी थिएटर इंट्रोड्यूस करने की इन कोर्स। ऑल्सो अभी हमारे पास यहाँ पर सीबीएसई में थिएटर इंट्रोड्यूस होने वाला है बहुत जल्द एज अ सब्जेक्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थिएटर की इंपॉर्टेंस अब पता चल रही है, लोगों को जागरूकता हो रही है, एंड डेफिनेटली और कुछ सालों में ये करियर में और अपॉर्चुनिटीज और फील्ड में और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा थिएटर के उसमें। विकास जी, आप खुद एक थिएटर चलाते हैं और आपको पता है उस पूरी फील्ड की समझ को। कितने लोग इसमें काम करते हैं और क्या क्या फील्ड होती हैं जहाँ पर लोग जा सकते हैं, अपने लिए काम का चयन कर सकते हैं? हर आदमी तो एक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन इस फील्ड से जुड़ना चाहता है, मान लीजिए। देखिए, मेरा पर्सनली खुद मानना यह है कि थिएटर जो है वो एक बहुत बड़ी कला है। उसमें असल में क्या, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि थिएटर में सिर्फ एक जरिया बनाया जाए उसको फिल्म तक जाने का, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ठीक बात है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, क्योंकि खुद मैं एक स्कूल में थिएटर पढ़ाता हूँ और जानता हूँ चीज़ों को, जो बचपन से बहुत सारी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कुछ कह सकें। ये बहुत सारी हिचक उनके अंदर होती है,
अगर जो जानता है इस बारे में, थिएटर के बारे में, वो देखता है और समझता है उसको। शायद अगर मैं जैसे कईयों को देखता हूँ, बोल नहीं पाते, उन पर जवाब है लेकिन वो कह नहीं पाते, तो मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ और थोड़ी सी प्यार से बात करता हूँ और तरीके से अगर बात होती है उनसे तो वो खुलते हैं, और कहीं ना कहीं भविष्य में वो किसी भी फील्ड में जाए, कुछ भी चुने अपने लिए, तो थिएटर तो उसके लिए काम आएगा ही अगर वो कर लेता है। जी बिल्कुल। विजय, एक दर्शक जब टॉकीज में कोई फिल्म देखता है तो जो उसके प्रमुख सितारे का जो डायलॉग होता है उसको सुनता है और टॉकीज में ही तालियां बजाता है, और बाहर आकर थोड़ा सा अपने भीतर भी उस सितारे को फील करता है, कई दफा उसके पूरे डायलॉग याद हो जाते हैं। क्या सिर्फ इतना जुड़ाव किसी के लिए काफी है या फिर इसके आगे भी और तलाश की जा सकती है? हम फिल्म की बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, शुरुआत तो मेरी भी ऐसी हुई कि मैं फिल्म देखा करता था, तो मेरे अंदर ऐसा लगता था कि मैं भी बोलूं डायलॉग को, और मैं कोशिश भी करता था फिल्म खत्म होने के बाद। फिर शुरुआत मेरी वहीं से धीरे धीरे बढ़ती गई। मैं घर से बाहर निकला, पहले जैसे विकास ने बात की कि बहुत से बच्चे बोल नहीं पाते, वैसे मैं भी था कि अपनी बातों को मैं सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाता था। तो फिर मैंने थिएटर का सहारा लिया और अपने शहर रीवा में ही मनोज मिश्रा जी थे, तो मिश्रा जी के यहाँ जाके थिएटर की शुरुआत की। 4-5 प्ले किए, उसके बाद मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, तो बस सिलसिला चल रहा है। जी, मतलब एक करियर को खोजा जा सकता है। बिल्कुल। रविशंकर भारती हमारे साथ सीधी से हैं। आप क्राफ्ट एंड सेट मैनेजमेंट को काफी करीब से देखते, समझते और जानते हैं। क्या होता है सर, बच्चों को समझाएं। हम जैसे क्या होता है कि विजुअल को दिखाना चाहते हैं। अगर दो तरह से लिया जाए, अगर फिल्मों में देखा जाए और थिएटर में, दोनों में फ़र्क ये होता है कि हम महसूस कराते हैं थिएटर में किसी चीज़ को। अगर हमें पानी दिखाना है या कि किला या घर दिखाना है, तो हम उस स्तर का या उस लेवल का नहीं बना पाते जो हम फिल्मों में दर्शाते हैं। हाँ, उसमें जो विजुअलाइज करा देते हैं वो नहीं होता। तो हम थिएटर में आभास कराते हैं और आभास से ही हम अपने आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। और फिल्मों में ये होता है कि हम पूरा उसी तरह सीन क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं सेट को, या कि गाड़ी या प्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें ये हम सब उसके माध्यम से कर लेते हैं। क्या जो संस्थान थिएटर को सिखाते हैं, बताते हैं, क्या उसमें एक अलग से शाखा होती है क्राफ्ट और सेट को सीखने समझने के लिए? हाँ, जैसे यहाँ आप देखेंगे भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में है, और NSD है, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, सिक्किम में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शाखा खुली है। इन हर जगह थिएटर में सिखाया जाता है कि आप सेट को कैसे डिज़ाइन करें, प्रॉप्स नाटक में क्या यूज होने वाले हैं। जैसे कभी कभी होता है कि डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट में होता है, वो ध्यान में होता है कि मैं ये दे दूँ, कुछ भी बना सकते हैं, तो वो इस्तेमाल के लिए छड़ी कोई तो छड़ी हम देंगे तो उसमें क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्या अलग दिखे कि नहीं ये डायरेक्टर की सोच है या एक्टर की सोच है, तो वो हम प्रॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर बनाना हुआ, झोपड़ी, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। देवेंद्र, आप तो चूंकि छतरपुर से हैं और छतरपुर के एक बहुत छोटे से गांव में आप जन्मे हैं और आज दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए करियर की तलाश कर रहे हैं। कैसे दिल्ली तक पहुंचे? क्या वो बात थी जो आपको वहां तक खींच ले गई? और वही बात जो दूसरे युवा भी खुद में फील कर रहे हो, थोड़ा रिलेट करेंगे आपके साथ। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया। और जब मैं छतरपुर आया, इसके पहले की तो बुंदेली उत्सव में मैंने काम किया, उसके बाद जब छतरपुर आया कॉलेज, तो यहाँ मैं रूबरू हुआ इफ्ता से, जिसकी वर्कशॉप आप चली आज चली, और उसी की वजह से हम लोग यहाँ सब लोग बैठे हुए। तो ये वर्कशॉप जब चली, इधर पे एक नाटक चल रहा था, शिविंग सर करा रहे थे, तो मैं भी उससे जुड़ा। धीरे धीरे मैंने ग्रेजुएशन किया कॉलेज में, यहाँ पे काम किया यूथ फेस्टिवल में। इसके बाद कई नाटक हम सागर लेके गए, भोपाल लेके गए, इंदौर लेके गए, और नंबर भी लगा। तो खुशी हुई कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और कि सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसके बाद जब ग्रेजुएशन किया तो मैं घर में था, तो मैंने पापा से कहा कि वो चाह रहे थे कि लॉ कर लें, पढ़ाई वढ़ाई करके वकील बन जाए। तो मैंने कहा कि मेरे बस की बात तो है नहीं है, और मैं तो बाहर ही जाऊँगा। तो मैंने फिर भोपाल बात की, और वहाँ पे एक थिएटर ग्रुप है नट बुंदेले, अलकनंदन दादा थे, उनके ग्रुप का नाम था वो। तो उनके ग्रुप से मैं जुड़ गया, तो उन्होंने मेरे को खूब गालियाँ दी, खूब डांटा, खूब सिखाया मेरे को, इस तरह से कि मैं सोच रहा था मैं इधर से जाऊंगा, जैसे आज के लोग सोचते हैं कि मैं जाऊंगा और मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा। तो बोलते थे कि तुम शाहरुख खान बनने आ गए हो, तुम्हें आता कुछ नहीं है। एक तो बुंदेली की प्रॉब्लम थी, मेरे को बुंदेली आती थी। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं तो कहीं पे नहीं हुआ है,
मैं ये छतरपुर का स्टार समझता था अपने आप को, उधर का तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे समझना सीखा। और एक भैया थे हेमंत भैया, तो वो लिखते भी थे, मेरे को भी लिखने का कीड़ा था, तो मैं उनसे लिखता था। हम एक ही रूम में रहते थे लेबोरेटरी में, वो भी लिखते थे मैं भी लिखता था, तो वो मुझे सुनाते थे रात को, मैं उन्हें सुनाता था। तो लिखने लिखाने की परंपरा यहीं से शुरू हो गई। और उसके बाद पता चला ड्रामा स्कूल खुला हुआ है भोपाल में। तो मैंने उन 3 महीनों में जिंदगी की सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। बहुत सारे नाटक पढ़े, बहुत सारी कहानी पढ़ी, बहुत सारे इतिहास जाना, और थिएटर का इतिहास जाना, यहाँ के लोगों के बारे में जाना कि भाई कौन लोग हैं जो बड़े बड़े नाम हो गए थिएटर में। तो फिर मेरे को लगा कि यार सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो सिलेक्शन, मैं ग्वालियर गया, उसके बाद वर्कशॉप हुई, तो वहीं विकास मिला मेरे को पहली बार। फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ फाइनल वर्कशॉप के लिए, और वर्कशॉप में मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनल वर्कशॉप में। पर मेरे पास फ़ोन नहीं आया, क्योंकि भारत भवन में वर्कशॉप चल रही थी, मैं अंदर था, सबके पास फ़ोन आ गया, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, सबको बधाई चल रही है। मैं बाहर निकला, मेरे को रोना आ गया, मैंने कहा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं टूट गया। मैंने कहा अब क्या करूँगा, क्योंकि पैसे भी नहीं आते थे ना, घर से मांगना बड़ा वो लगता था कि कैसे मांगूँ यहाँ पैसे। तो फिर मेरे को डायरेक्टर मिल गया एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के, संजय उपाध्याय। तो मैंने कहा कि क्यों जी तुम्हारा नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि नहीं सर मेरा नहीं हुआ, मेरे पास फ़ोन नहीं आया। तो उनको शक था कि यार इसका तो हुआ है। तो मैं जब घर पहुंचा तो मैं सो गया। तो उसके बाद एक दोस्त आया, कहने लगा कि यार मैं पता करता हूँ, तू टेंशन मत ले। तो वो रात को घर गया, 2 बजे उसने नेट पे देखा, तो लिस्ट में दूसरे नंबर पे मेरा नाम था। तो रात को फ़ोन लगाया तो मैंने उठाया नहीं, मैं सो गया था। तो जो भैया थे उन भैया के पास फ़ोन पहुँचा कि देवेंद्र को बोलो उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा क्या, जब सुबह हुई तो मैंने कहा यार बहुत ही बढ़िया। तो सुबह हुई तो हेमंत भैया बोले तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा कि मजाक मत करो हेमंत भैया, मजाक मत करो, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो कह रहा अरे मैसेज तो देख ये सिलेक्शन हो गया। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने घर फोन लगाया, मैं मम्मी सिलेक्शन हो गया, पापा लोग सब लोग बड़े खुश थे। उसके बाद जैसे ही पास आउट हुआ, मेरे को वहाँ पे जो पहले नाटक में मैंने संगीत किया, गाने लिखे, वो वी.के. शर्मा जी हैं, उनके नाटक के लिए मैंने गाने लिखे स्कूल में ही, अपना भाग, है ना। उनने मुझे कहा कि तू दिल्ली आ जा। मैं पास आउट हुआ और दिल्ली निकल गया, और आज मेरे को दिल्ली में 2-2.5 साल होने को है। वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे बड़ी समस्या हुई, पर दिल्ली में मेरे को बहुत ही अच्छे लोग मिले। विकास पहले से था, अनुराग भाई से दोस्ती हो गई, और अनुराग भाई का ग्रुप बहुत मस्त है। तो जो लिखने लिखाने का जो कीड़ा आप बता रहे हैं कि वो था, वो अभी भी जीवित है? अरे वो तो मरेगा ही नहीं, मरते दम तो अब तो वो हष्ट पुष्ट हो गया होगा। हाँ, काफी। तो कोई बानगी पेश कीजिए भाई, थिएटर का बोले तो एक कुछ सुनाइए जो आपने लिखा हो। कविता सुना दूं? हाँ, बिल्कुल। एक कविता थी, मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो मैं सुना देता हूँ कि एक सोच थी जो सोचने के बाद पनपी है। मुझे वो सोच को समझने में सोचना पड़ा कि मेरी सोच का आधार और विस्तार तुमसे। अगर तुम भी कभी सोचो कि मेरी सोच तुमसे, मुद्दतों बाद तेरे बारे में आज फिर से सोचा है। मेरी हर सोचती हुई सोच ने ये सोच के कहा कि तुम आज भी मेरी हर सोच में शामिल हो। बहुत अच्छे। देवेंद्र हालांकि बहुत अच्छे गाते भी हैं, खुद लिखते हैं और गाते भी हैं। एक राउंड और कर लें, उसके बाद देवेंद्र को फिर थोड़ा सा गवाएंगे भी। अनुराग, हम वापस उसी ट्रैक पर आते हैं। जो युवा मान लीजिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहते हैं या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया होती है? कितना समय ग्रेजुएशन का होता है, और उसके बाद फिर करियर की क्या अपॉर्चुनिटीज रह जाती है? 3 सवाल एक साथ। जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर किसी भी स्टूडेंट का हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात। कैसे होता है ये मैं बताऊं तो ग्रेजुएट चाहिए होते हैं। अभी मतलब एमपीएस में पहले ग्रेजुएशन नहीं थी, पहले आप 12th पास करके भी कर सकते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट इनका ग्रेजुएशन भी मांगते हैं। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसको भर सकते हैं। 3 साल का कोर्स रहता है एनएसडी में, और एमपीएस में 1 साल का है। तो इसके बाद एनएसडी की अगर मैं बात करूं तो एनएसडी आप अगर 3 साल करके निकलते हैं तो आप एक बहुत ही मजे हुए कलाकार बन के निकलते हैं, एक बहुत ही मजे हुए थिएटर आर्टिस्ट बन के निकलते हैं, जिसकी एक अलग पहचान बाहर होती है जी। लेकिन विडम्बना ये है कि सीटें बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, बहुत फाइट रहती है। मध्य प्रदेश में शायद 25 है, एनएसडी में भी 26 है, एनएसडी में 26 करीब होंगी, और ऑल ओवर इंडिया का ही रहता है, तो काफी टाइट वो रहता है फाइट। मतलब एक साल में सिर्फ 50 से 51 लोग ही जी निकलते हैं जी। एनएसडी और एमपीएस की अगर हम टोटल में बात करें तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसीलिए थोड़ा टाइट है कि यहाँ पे फाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं उन बच्चों से कहूँगा कि जो नहीं भी क्रैक कर पाते हैं एनएसडी और एमपीएस, उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लगातार थिएटर करते रहें। दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट ग्रुप्स हैं, प्राइवेट ग्रुप्स में ना भी करें तो अपना भी वो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो सीख है वो है खुद देखने की। हर दिन थिएटर होता है, आप देखें और सीखें,
उससे बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी आप NSD MPS ट्राई करते रहिए, बॉम्बे में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिल्ली में और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट ग्रुप्स में करिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि हम में से भी यहाँ किसी ने, मतलब इन लोगों ने MPS करा, मैंने MPS और NSD कुछ भी नहीं करा, उसके बावजूद भी मेरा खुद का एक ग्रुप है जो यूथ का ही है, सारे यूथ हैं हम लोग, मतलब तकरीबन 80 या 100 लोग होंगे हम लोग, बैक स्टेज और ऑन स्टेज सब लोग मिलाकर। तो बहुत अच्छा एक ग्रुप चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप वेट करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और सिर्फ NSD करने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसके लिए तो अगर कंपटीशन टाइट है तो कुछ तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी खुद ही। वैसे वो किशोर कुमार ने कहीं गाना नहीं सीखा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। विकास, थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहिए, करियर को अगर एक तरफ रख भी दें, एक थिएटर के प्यासे व्यक्ति को जो थिएटर को पीना चाहता है, उसके लिए करियर के अलावा और क्या क्या है? वो सुकून, वो बातें जो हम करते हैं कि कला को जीने से जो मिलती हैं, वो क्या है और वो कैसे हासिल की जा सकती है? देखिए, मैं इसको थोड़े से ऐसे ही बात समझता हूँ। मैंने जो महसूस किया है अब तक, तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पुराने सीनियर्स हैं और जितने भी थिएटर के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक तरह की साजिश फैलाई गई है कि थिएटर में पैसा नहीं है और इसे आप करियर की तरह ले जा नहीं सकते, ऐसा कुछ है। जबकि मैं ऐसे कई तमाम लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा सक्सेसफुल उनका पैसों से भी उनका करियर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो बेवकूफ़ बनाया जाता है इस तरह की बातें करके लोगों को, युवाओं को, कि पैसा देना ना पड़े या कुछ करना ना पड़े। क्योंकि जहाँ से भी जितने भी सरकारी संस्था है उन्हें ग्रांट्स मिलती हैं, और ग्रांट्स मिलती है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन शायद एक्टर्स से झूठ बोला जाता है या उनसे छुपाया जाता है, और बड़े प्राइवेट्स ग्रुप में भी। तो खैर, ये बात मुझे कभी समझ आती नहीं कि वो किस तरह से इसमें करियर नहीं है और ऐसी चीज़ें नहीं है। और दूसरी बात ये, जहाँ तक दिल का सुकून है तो ये तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील्ड ऐसी चीज़ है, लोगों को अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो घर में बताना, उनसे परमिशन लेना, उन्हें पहली बात ये समझाना कि थिएटर होता क्या है। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में भी कई माँ बाप और ऐसे लोग हैं जो थिएटर को सिर्फ इतना ही जानते हैं कि फिल्मों में जो लोग काम कर रहे हैं। फिर इस जैसे शहर में और तो अपने आप से जो लड़ाई है ना, बहुत लंबी है, बड़ा गहरा और लंबा संघर्ष है इस चीज़ को लेके कि आप कब तक किस किस को बताएंगे कि मैं क्या करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मायूस होता है इंसान, लेकिन उतना ही है कि जब किसी को मिलता है तो इतना मिलता है, कहते हैं कि छप्पर फाड़ के मिलता है। तो इस चीज़ में सक्सेस भी इतनी है, लोग पहुँचे भी हैं, बहुत सारे हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं इन दिनों थिएटर को लेकर। विजय, हालांकि विकास ने पहले कहा कि ये गलत बात है कि हम इसको माने कि थिएटर एक जरिया है फिल्मों तक पहुंचने का, लेकिन फिर भी 90% लोग यही सोचते हैं और यही मानते हैं। क्या जंप करने के लिए ये आसान प्लेटफॉर्म होता है? देखिए, जहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको एक, कि जब मैं 10th में था तो मुझे एक्टर बनने का इतना मतलब भूत सवार था कि मेरे पेपर चल रहे थे, तो मैं सीधे जनरल में बैठा, वहाँ से बैठन से, और सीधा मुंबई भाग गया। 10वीं में आप भाग गए? हाँ, 10वीं में भाग गया था। तो जब मुंबई पहुँचा तो फिर मौसी लोग वहाँ मेरी रहती हैं, तो समझाएं कि बेटा तूने कुछ किया भी नहीं अभी। फिर वहाँ उनके ऊपर वाले फ्लैट पे मुरली शर्मा रहते थे, बहुत बड़े थिएटर का नाम है और फिल्मों में भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो उन्होंने समझाया, कुछ किया है तुमने? तो हमने कहा अभी तो कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम थिएटर करो। तो मैं ये सोच के गया था कि अब नहीं लौटूंगा मुंबई से। तो फिर जब उन्होंने बताया कि जाके थिएटर करो, तो फिर मैं रिटर्न हुआ। तो मैं ढूंढना शुरू किया अपने शहर में कि कौन थिएटर करता है, क्या है थिएटर, मतलब मैंने देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था थिएटर। तो उसके बाद जब एक खोज शुरू हुई तो अपने शहर में फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और कुछ ऐसे लोग मिलते गए धीरे धीरे आसपास, तो शुरू ही हो गया एक सिलसिला। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या ये आसान प्लेटफॉर्म होता है एक फिल्मों में काम करने के लिए या टेलीविजन पर आने के लिए? हाँ, थिएटर क्या एक आसान जरिया बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान जरिया। क्या उससे सहूलियत मिलती है? बिल्कुल, होता ये है कि देखिए, आप थिएटर में अलग अलग तरह के कई किरदार निभाते हैं, तो आपका जो स्टेज फियर होता है, कैमरे का एक फियर होता है, तो वो बहुत हद तक दूर हो जाता है। मतलब थिएटर इतना सिखाता है कि आप कहीं भी खड़े होकर हजारों आदमियों के सामने बोल सकते हैं, तो फिर अब कैमरा क्या चीज़ है। और आप इतने सारे किरदार जी लेते हैं कि फिर जैसे आपको स्क्रिप्ट मिलती है फिल्मों की कि 4 लाइन आपको करनी है, ऑडिशन देना है, तो वो आपके लिए इतना सरल होता है कि चुटकियों में हो जाएगा अगर आपने अच्छा खासा संघर्ष करके थिएटर किया है। तो ये बहुत अच्छा एक साधन है फिल्मों तक पहुंचने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। रविशंकर, बहुत लोग
फिल्मों की तरफ सिर्फ इसलिए जाते हैं कि बहुत सारा फेम मिल जाता है वहाँ से। थिएटर में ये एक थोड़ा सा शिकायत भी रहती है कई लोगों की, उतना फेम नहीं मिलता जितना फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाता है। और थिएटर में भी आप बैक स्टेज भी करियर अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं युवाओं को कि आप बैक स्टेज भी काफी कुछ कर सकते हैं। कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि वो थिएटर में भी बैक स्टेज ही चुन लें? जैसे क्या होता है कि हमारा अगर थिएटर का जो व्यक्ति है उसका दर्शक सीमित होता है और जो मूवी है वो उसका दर्शक असीमित होता है, मतलब वो ज़्यादा संख्या में गांव-गांव में भी पहुंच गया है, तो सब लोग पसंद करते हैं। और इसलिए कोई भी अगर छोटा भी कैरेक्टर आ गया तो बोलेंगे अच्छा ये व्यक्ति है उसमें काम करता है फिल्म में, और थिएटर वाले को कुछ खास लोग ही जान पाएंगे जो रेगुलर उसके दर्शक होंगे। और लेकिन रही सेट की बात, तो सेट अगर हम कुछ भी बना रहे हैं, अब हर व्यक्ति के पास तो एक ही टैलेंट होता नहीं, जैसे कि वो एक्टिंग कर नहीं सकता, गाना गा नहीं सकता, अब जो सब कुछ नहीं कर सकता, ये सारी बड़ी चीजें नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ही चारा बचा होता है, आखिर वो करेगा। तो सेट पर बहुत अच्छा रहता है कि अगर उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं और ब्रश चलाना जैसे हुआ, क्राफ्ट का कुछ काम हुआ, छुरी कैंची हारे वगैरह चलाना हुआ, काट सकता हो लकड़ी वगैरह, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अगर एक्टर है तो उसके पास एक ही चांस, अगर ब्रेक मिला तो बहुत सारे एक्टर हैं तो नहीं मिलता, लेकिन अगर क्राफ्ट का जो काम करता है, सेट का काम करता है, उसको कई जगह काम मिल जाते हैं, काम मिल जाते हैं। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे युवा दोस्त या रंगकर्मी सब फिल्म में एक्टिंग करने के लिए भागते हैं मुंबई की तरफ, क्राफ्ट या सेट के लिए कोई नहीं जाता, टेक्निकल चीज़ों के लिए, क्योंकि सबकी आदत होती है कि मैं दिखूं। लेकिन एक क्राफ्ट करने वाला व्यक्ति है या सेट करने वाला व्यक्ति है, वो सिर्फ ये देखे कि मेरी चीजें अगर दिखेंगी, एक ना एक दिन तो मैं दिखूंगा, मेरी क्रिएटिविटी चीजें दिखेंगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो जिसके अंदर एक्टिंग या और चीजें करने की अगर काबिलियत नहीं है तो सेट बना सकता है, मेरे जैसे, मेरे अंदर तो और कोई काबिलियत नहीं है। आखिर सही, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, रविशंकर बहुत अच्छा एक्टर भी है, अंकुर भैया। और मैं बैक स्टेज वाली ये बात चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि यार मैं नाटक में स्टेज पे नहीं हूँ या फिल्म में स्टेज पे नहीं हूँ, मेरे डायलॉग इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो ये तो इतनी गलत फहमी है कि क्या कर सकते हैं। तो वो मेरे को गाने लिखने हैं, मैंने गाने लिख दिए, अब मैं स्टेज पे तो नहीं हूँ, पर जब कोई गाता है, जब किसी तक पहुंचते है, कोई गुनगुनाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने काम किया है ना। इसी तरह लिखने का होता है, डायरेक्टर भी नहीं स्टेज पे होता है, भाई डायरेक्शन कर दिया, उसने कर दिया, अब जो समझदार होंगे वो एक्टर को भी जानेंगे, उसके बाद पूछेंगे यार डायरेक्टर कौन है जिसने अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया। और थोड़ा ऐसा भी होता है ना कि धीरे धीरे शुरू में ऐसी समझ होती नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इंसान को समझ आती है। तो स्टार्टिंग का जो युवा है उसको थोड़ी चीजें लग जाती है, ये क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ। जैसे हमारे स्कूल के दिनों में हम लोग जब एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा पढ़ते थे, तो मैं उस समय हमारे यहाँ चेखों पर सीन वर्क होता था, हम सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से सेट बनाए थे। तो मैंने भी एक चर्च बनाया था। एक तो एक्टिंग तो हम लोगों का ड्रामा इतना अच्छा हुआ नहीं, आप लोगों ने भी देखा था, लेकिन जिन लोगों ने मेरा सेट देखा था सभी ने कहा सेट बहुत अच्छा बनाया है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस लगा कि सेट बनाऊं। तो एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है हमारे हिंदुस्तान की, श्रीमती उषा गांगुली जी, तो वो मुझे बुलाई थी ये सारी चीज़ें देख के बहुत पहले ही, तो मैं उनके पास गया था। तो हम मुख्तारा उस समय नाटक हो रहा था, तो उसके लिए मैं सेट बनाया था। तो फिर बड़े दूर से पाकिस्तानी एक्टर वो आई, लेडी थिएटर करती हैं, असम से आई त्रिपुरा भागीरथी जी, इन सब लोगों ने देखा और पूछा कि अच्छा ये बताओ सेट कौन बनाया है। तो उन्होंने बताया कि एमपी से एक लड़का है रवि भारती, वो बनाया। तो वो जब आके मुझसे मिली तो मुझे लगा कि नहीं आज मैंने अच्छा काम किया। हाँ। तो आप खुद लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, आपकी क्रिएटिविटी लोगों तक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पहुंची जाती है, और जिस दिन वो पहुंच जाती है उस दिन आपको संतुष्टि हो ही जाती है। एक छोटा सा ब्रेक कार्यक्रम में ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देवेंद्र की एक खूबसूरत कविता गाने वाले अंदाज में यानी तरन्नुम के साथ सुनेंगे, और सब लोग यहाँ होंगे, कुछ और सवाल होंगे, आपके काम के कुछ और जवाब भी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आपके सपनों के घर को साकार करता कॉन्सेप्ट मार्केटिंग अब नए अंदाज में आपके लिए। शानदार इंपोर्टेड आइटम के साथ अब नए लुक्स के साथ इंडियन फर्नीचर्स भी उपलब्ध। सोफा, डाइनिंग, डबल बेड, सिंगल बेड, स्टडी टेबल, सीनरी एवं और भी फर्नीचर अब नए लुक्स के साथ, नए अंदाज के साथ
किफ़ायती कीमत पर। कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लेकर आया है आपके सपनों का संसार आपके द्वार। इंडियन एंड इंपोर्टेड फर्नीचर्स के लिए छतरपुर में बस एक ही नाम, कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बेटर थिंकिंग, बेटर प्लानिंग, यही है कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। संपर्क करें पेप्टेक प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, सागर रोड, छतरपुर। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी हॉल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि लौट कर जब आएंगे तब देवेंद्र से उनकी ही रची एक खूबसूरत कविता सुनेंगे और मुझे पता है बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो शुरुआत इसी से की जाए। हाँ बिल्कुल। अरे अंकुर भैया चलिए ठीक है, अब आपने बोल दिया एक गीत। हाँ गीत जो बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया रहा। एक कुछ तो आप लीक नहीं करते हैं, जो लिखे हुए हैं वो कहीं देने के लिए लीक नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो लीक हो चुका हो और अच्छा भी हो। हाँ चलिए, तो मैं अभी गाना लिखा था, हालांकि अच्छा है, ऐसी मॉडर्न टाइप का, यूथ को पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल। Fire, come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on baby, light my fire. Fire, come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on baby, light my fire. दिल साला दो कौड़ी का, माने बोरा तोड़ी का, दूरबीन लेकर के ढूंढा तुझको अपनी जोड़ी का। एकदम शरीफ बंदा, करता है लब का धंधा, खुशी ढूंढने जहाँ भी जाता मिल जाता है गम का चंदा। देखे बेलैती गोरी, कर देता चिंदी चोरी, नैनों से जाम चढ़ाए लोग सत्ते दारू खोरी। सच्ची आदर्शों का मैं तो पिटारा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा हूँ, पागल हूँ या आवारा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, पागल हूँ या आवारा हूँ। फायर, कम ऑन बेबी लाइट माय फायर, ट्राई टू सेट द नाइट ऑन फायर, कम ऑन बेबी लाइट माय फायर। लवा बड़े रो तीतरा, हो जा बेटा भीतरा, लवा बड़े रो तीतरा, हो जा भीतरो। दिल साला दो कौड़ी का, माने बोरा तोड़ी का, दूरबीन लेकर के ढूंढा तुझको अपनी जोड़ी का। पल पल फ्लाइट करे ये, कितनों को हर्ट करे ये, हो जाएगी ऐसी तैसी लाखों की शर्त करे ये। इमोशन जेब में रख ले, टाइम पास करना हो कर ले, बातों में वक्त बिताना आ मुझको बाहों में भर ले। एक रात आंखों में रुक जा, तू तो बंजारा है, इस रात का सितारा है, जैसा भी है हमारा है, पागल है या आवारा है, जैसा भी है हमारा है। फायर, कम ऑन बेबी लाइट माय फायर, ट्राई टू सेट द नाइट ऑन फायर, कम ऑन बेबी लाइट माय फायर। बहुत बढ़िया। अरे भैया वो गाना थोड़ा सा वैसा है ना, जल्दी जल्दी तो मेरे को सांस रुक कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा सांस ले लें, इत्मीनान से बैठे, इसके बाद एक गीत और सुनेंगे। क्योंकि जो बुंदेली का जो प्रयोग करते हैं देवेंद्र अक्सर, चूंकि बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं और अंग्रेजी के साथ उसका जो समायोजन होता है, हाँ, तो बहुत शानदार हो जाता है वो। विकास, ये जो प्रयोग देवेंद्र के लिखने में मिलता है, इससे ये तो कम से कम एहसास होता है कि साहित्य की समझ, भाषा की समझ थिएटर के लिए बहुत आवश्यक है जी। तो युवाओं को क्या कैसे प्रेरित करेंगे कि वो इससे भी जुड़ाव रखें? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, या फिर ना समझ युवा भी कुछ काम रंगमंच के लिए भी अगर बात है कि साहित्य उनके लिए कितना जरूरी है, तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भी ये कहा है कि कोई भी नाटक बिना कविता के पूरा हो ही नहीं सकता। तो जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो कहीं ना कहीं, और रही बात साहित्य की, तो जो अभी युवा जो मैं महसूस करता हूँ थोड़ा शॉर्टकट चीजें ज्यादा पसंद करता है, जबकि ये चीज ऐसी है कि आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी अगर इंटरेस्ट है तो। और बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं थिएटर में भावनाओं का, एहसासों की बात होती है, तो कविता बहुत सिंबलिज्म उसमें है। आप उसमें एक बिंब बनाते हैं, चित्र लोगों को दिखाते हैं,
और कहीं ना कहीं यही एक खूबसूरती है उसकी, जितने कम लफ्जों में आप बड़ी से बड़ी बात कह सके। तो साहित्य तो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपने हाँ, साहित्य मतलब अगर नहीं भी समझ में आता है तब भी क्या कुछ स्कोप रहता है ऐसे युवाओं के लिए, काम के साथ भी ये सब किया जा सकता है। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं शुरुआत तो एक मन से कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि मुझे ये पसंद है या नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ भी आने लगता है। धीरे धीरे कहीं जैसे देवेन हो गया, हम हो गए, या किसी और ने भी, शुरू में तो वो बस एक इंटरेस्ट के तहत उसमें जाता है और धीरे 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 उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगता है। और जहाँ तक देवेन की बात है तो मैं पहले से जानता हूँ देवेन का जो काम है पोइट्री को लेके बहुत फाइन है। जबकि आप, क्योंकि क्या है ना कि दो काम है इसमें, आपको शब्द का एक मीटर भी मालूम होना चाहिए, और फिर आपके ख्याल जो है, आपके थॉट्स हैं वो भी नए होने चाहिए और बड़े होने चाहिए। और इसके पास दोनों है, और बखूबी उनको रोता भी और फिर गा भी लेता है, तो बड़ी अच्छी बात है। एक आध बानगी अभी थोड़े देर में। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग, फिर से वो उन युवाओं के लिए काम की कुछ बात कर लेते हैं। कुछ युवाओं को सिर्फ फिगर्स में ही बात समझ में आती है, जब करियर की बात होती है तो वो अंकों में ही समझ में उनको आती है। थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं और गहराई में जाते हैं। उन युवाओं के लिए बताइए, आमदनी का क्या जरिया है थिएटर में और वो कितना होता है? MBA करने के बाद तो नौकरी लग जाती है, लेकिन NSG या MSG पास आउट बच्चों को क्या मिलेगा? देखिए ये वाकई विडंबना है हमारे समाज की कि आजकल जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फिगर्स में नापी जाती हैं, आपके पैकेज में नापी जाती हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि जब तक जहाँ सेटिस्फैक्शन है वहाँ फिगर्स ना हो तो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर फिगर्स की बात है तो हमारा थिएटर भी कहीं फिगर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि थिएटर भी कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप बात करें, जैसे मैंने अभी बात रखी थी किंगडम ऑफ ड्रीम्स की, जो कि गुड़गांव में है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में वहाँ के एक कलाकार 80,000 से 1 लाख के बीच में कमा सकता है महीने। जी हाँ, और ज़्यादा शोज भी नहीं होते हैं, और आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, आप एक्टर हैं स्टेज पर। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो विस्क्राफ्ट ने, जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स ने थिएटर आर्टिस्ट को दी है। और उसमें थिएटर आर्टिस्ट बिल्कुल भी इस हिसाब से नहीं लिए गए हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो NSDN है या MPS है। वो ऑडिशन के बेसिस पे सिलेक्ट किए गए हैं, उनकी प्रतिभा के बेसिस पे सिलेक्ट किए गए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस के उस पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो उसमें कई हमारे भी दोस्त हैं जिन्होंने कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है थिएटर में, बट उसके बावजूद भी वो वहाँ पर 80,000 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि बाहर के भी स्कूल कॉलेजेस में थिएटर की डिमांड बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि थिएटर मीन्स टोटल डेवलपमेंट, एक्सप्रेशन और एग्जैक्टली पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए थिएटर एक ज़रूरी माध्यम है जिसमें बच्चा थोड़ा इंटरेक्टिव बनता है, बात करता है। तो उसके लिए नाउ दीज कॉलेजेस, स्कूल्स ये टीचर्स चाहते हैं, एक अच्छे थिएटर टीचर। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, नो मैटर कि आप NSDN हैं या MPS है या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ले रखी है नहीं ले रखी है, बट आपके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे थिएटर टीचर हो। और फिर अगर आप फिगर्स की बात करें फिर से, तो बहुत आराम से ये फिगर्स 30+ जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से बहुत से, इसके अलावा ग्रांट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ग्रांट्स हैं, SKP के वर्कशॉप्स निकलती रहती हैं जिसमें आप वर्कशॉप दे सकते हैं। अभी एक समर वर्कशॉप निकली हुई है बच्चों के लिए, तो उसमें आप आराम से 20-25 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ज़रूरत है यूथ को आगे आने की और इसमें उतरने की। विजय, चूंकि आप एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, एक एक्टर के लिए सिर्फ कीड़ा होना ज़रूरी है या फिर कुछ और भी उसको सीखना पड़ता है? सबसे पहले तो कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वो कीड़ा मतलब मरना नहीं चाहिए, और वो सीखने वाला कीड़ा होना चाहिए कि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं, एक स्टेप सीख के दूसरे स्टेप पे पहुंच जाएं। मतलब सीखने के लिए तो एक्टर के लिए संसार भरा पड़ा है। मतलब जैसे आपने अभी बोला कि लिटरेचर की बात की, साहित्य की बात की कि एक एक्टर को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी मेरा मानना है कि एक एक्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़ेगा तभी जाके सारी चीज़ों को समझ पाएगा और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जैसे आपको हिटलर का कैरेक्टर करना, अब आप हिटलर के बारे में जानते ही नहीं हो तो आप ऊपरी मूंछ लगा लोगे और डायलॉग बस बोल दोगे। बिल्कुल हिटलर चार्ली चैपलिन के ही अनुयायी थे। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। साहित्य जो भी मिले पढ़ लो आप।
क्योंकि पढ़ेंगे तभी वो अनुभव कर पाएंगे यही तो कमाई एक्टर को। हाँ यही कमाई एक्टर की और किसी उसकी बिल्कुल। जिसकी थोड़ा रवि, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से क्राफ्ट और सेट मैनेजमेंट के काम होते हैं, इस दिशा में आगे जाने के लिए क्या अमाउंट में, फिगर में, वही बात जो अनुराग से मैं कर रहा था, हाँ क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है? ये जैसे आप सभी बड़े ग्रुप्स हैं वो सारी चीज़ें सभी अपने प्ले वगैरह करते हैं तो उनकी ज़रूरत होती है कि हमारा सेट जितना हो सके। बहुत से लोगों की डिमांड होते हैं कि मैं 50,000 का सेट दिखाऊं या बहुत ज़्यादा रिच दिखाना चाहूँ। तो हाँ बहुत ही कम, जैसे आप जानते हैं कि सेट डिज़ाइन करने वाला, प्रॉप्स करने वाला बहुत ही कम मिलता है, तो उसको इस चीज़ की समझ होती है कि हम सस्ते में कैसे निपटा सकते हैं। तो क्या होता है कि अब जैसे 1 लाख का आपको सेट बनाना हुआ या 50,000 का, आपको अगर समझ है तो 30,000 में आप सेट बना सकते हैं, तो 20,000 आपका बच सकता है और आपको बनाने की फीस अलग से मिल सकती है। आजकल तो डिजाइनर अलग नहीं होता है। हाँ, वो होता है कि हम कैसा भारी भरकम बनाना चाहते हैं या हल्का बनाना चाहते हैं, कम बजट के थ्रू होता है ना, हाँ बजट के हिसाब से बनाना चाहते हैं। हैं। तो आजकल इसलिए उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, अलग करने के लिए फीस भी होती है 50 से 60,000 70,000 कॉन्टेक्ट के हिसाब से मिल जाता है। इन एक्टरों के मुकाबले थोड़ा कम कंपटीशन भी होता होगा। हाँ ये एक चीज़ अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है। बहुत नहीं, क्योंकि सेट और क्राफ्ट वाले बहुत कम बंदे होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इनके लिए वही- थोड़ा कम कंपटीशन है कम ना। कंपटीशन होता है। आमदनी के मतलब इनके लिए लिए थोड़ी कम। आप ज्यादा लेकिन- एक्टर लेकिन बड़े है इनके लोग क्या कम कि- होते हैं। बिल्कुल। है क्या सर कि बहुत कम बंदे निकलते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो फिल्मों में, थिएटर में जो सेट बनते हैं उनके लिए अच्छे बंदे ही चाहिए होते हैं। और सर एक चीज़ और है कि मैं अक्सर कहता भी हूँ, कोई भी काम करना खराब तरीके से करना कोई बड़ा काम नहीं है। कोई भी काम बेहतर किया जाए वो मुश्किल भी और वो बड़ी चीज़ भी है। हाँ, बड़ी चीज़। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है जो छूट गई थी हमसे, मुझे जो कहनी चाहिए बिल्कुल। कि युवाओं के लिए, कि मैं कई बार देखता हूँ कि थिएटर में, फिल्म के लिए लोग अपनी एजुकेशन छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी ख़राब बात है। मतलब गलत बात इसलिए भी है कि आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, जितना आप करेंगे वो थिएटर ही हो रहा है आपका, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही काम चल रहा है। उसको छोड़ के आना बड़ा मुश्किल काम है। और क्योंकि थिएटर फिर ऐसी फील्ड भी है, फिल्म भी ऐसी जगह है कि जहाँ आपको दुनिया भर का पढ़ना है। फिर पहले आप अपनी बेसिक एजुकेशन से अगर कहीं कमजोर है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, किसी के लिए भी। तो एक स्टैंडर्ड का जो लेवल है पढ़ने का, उतना तो आप करिए। ग्रेजुएशन एटलीस्ट उसको आप बिल्कुल करके आइए, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। हाँ थोड़ी सी समझदारी रहती है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर एक्ट करते हैं तो कहते हैं कि मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के तो हम मैच्योर हैं, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं और आसपास की अपनी सारी चीजें देख सकते हैं। हॉलीवुड की बात करें देखे तो जाते हैं 45 तो- साल के बाद एक अच्छा एक्टर माना जाता है, 35 साल। क्योंकि वो पूरा जिंदगी जिया होता है और पढ़ लिखा होता है खूब। कार्यक्रम को खत्म करेंगे एक और खूबसूरत गाने के साथ। देवेंद्र का एक और खूबसूरत गीत मैंने पिछले दिनों सुना था, बुंदेली फ्यूजन के साथ कुछ एक आइटम नंबर आपने तैयार किया था। आजकल जो फिल्मों में काफी डिमांड बढ़ गई है उनकी, एक कोई बुंदेली आइटम नंबर जो आपने तैयार किया हो। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, वैसे देवेंद्र का फोक पे इसकी बड़ी अच्छी हाँ, कंपोजिशंस हैं। बुंदेली को काफी समझता है। और बिल्कुल, क्योंकि अभी एक हमने थोड़ा वैसा सुन लिया। अगर आपका कोई फोक है तो हाँ, एक फोक कोई अच्छा जो आपने प्ले में भी गाया गाने कुछ और सबकी डिमांड पर। हाँ, और बहुत स्लो है एक फोक। मैंने अभी चंडीगढ़ में एक नाटक हुआ था, उसके लिए लिखा था आषाढ़ के दिन, पर वो बड़ा स्लो है। तो हाँ, मैं- चलेगा। कोई और अगर वैसा अच्छा तो फोक अगर राई के अभी कुछ या गानों वो तो thank you, बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। है। हैं? अजनबी वाला थैंक यू बाबा लोचनदास के भी बेहतर गाना है जो चलो हाँ। एक विकास के नाटक के लिए मैंने गाना लिखा था मनवा, और वो मतलब लिखा भी बहुत खूबसूरत और गाया भी बेहतर। और फिर उससे दिल्ली में मेरे को बड़ा पहचान मिली और लोगों ने बड़ी तारीफ की। जाने क्या ढूंढता है मनवा, जाने क्या ढूंढता है मनवा, बड़ा बेचैन बड़ा बेचैन बड़ा बेचैन है ये मनवा, जाने क्या ढूंढता है मनवा, ख्वाबों की हर एक शाख से खुशियाँ चुनता रहता है, ख्वाबों की हर एक शाख से खुशियाँ चुनता रहता है, चांद पे अलसाया सा लेटा तारे गिनता रहता है, रत्ती भर रात मुट्ठियों में लिए
रत्ती भर रात मुट्ठियों में लिए, दूर कहीं जा रहा है मनवा, दूर कहीं जा रहा है मनवा, जाने क्या ढूंढता है मनवा। एक आस बने ना उम्मीद नजर आए, पथराए नैना, किसके लिए अब भर आए, क्यों खड़ी दूर आ गले से लगा, क्यों खड़ी दूर आ गले से लगा, तेरी धुन गा रहा है मनवा, आ तुझे बुला रहा है मनवा, जाने क्या ढूंढता है मनवा। जाने क्या ढूंढता है मनवा, कई दफा ये सवाल हमारे जहन में भी होता है और हम खुद से ये सवाल करते हैं कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप भी थिएटर में कुछ ढूंढ रहे हैं तो इन दिनों छतरपुर के गांधी आश्रम में इन सभी महारथियों के सहयोग से एक कार्यशाला चल रही है, जिसे जाकर आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 11 तारीख को शो है। हाँ, और 11 ईश्वरी, हाँ 11 मई को छतरपुर में गांधी आश्रम में बुंदेली के कबीर कहे जाने वाले ईश्वरी पर एक शो का आयोजन है गांधी आश्रम में, जिसको भी आप जाकर देख सकते हैं और थिएटर को और नजदीक से समझ सकते हैं। आप सभी स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।